चलो फिर स्टार्ट करते। ठीक है। क्या? हाँ बेटा, हाँ। चलो स्टार्ट करते, ठीक है। देखो, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने पहला पार्ट स्टार्ट किया था डिस्कस करना, जो कि था क्या? हम लोगों ने जिसमें बात की थी लोन पेयर पाई बॉन्ड के रेजोनेंस की। इसी को स्टार्ट किया था डिस्कस करना, लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस। इसके अंदर थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग डिटेल में। इसमें मैंने लास्ट एग्जांपल तुमको ये वाला करवाया था। मैंने पूछा था कि एक मेरे पास ये वाला है कंपाउंड, ठीक है, इसमें, और एक मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, ठीक है भाई। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। हम्म। तो देखो, ये पहला मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। इसमें हमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालने, बता कैसे निकालेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग जब यहाँ पर जब हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन है ही नहीं। मैंने बोला था डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर आना चाहिए। तो यहाँ पर तो लोन पेयर है ही नहीं, मतलब इस वाले आइटम पे क्या होना चाहिए था? लोन पेयर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया। तो क्या यहाँ पर रेजोनेंस होगा? नहीं होगा, तो यहाँ पर नो रेजोनेंस। लेकिन अगर हम यहां पर बात करेंगे तो यहां पर तो हमें कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है कि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और एक लोन पेयर है। एक लोन पेयर है। तो यहां पर तो रेजोनेंस है प्रेजेंट। रेजोनेंस प्रेजेंट है। तो अब हम यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो जरा। यहां पर हमारे लिए एक पाई बॉन्ड है प्रेजेंट, उसके अलावा और कुछ तो है ही नहीं प्रेजेंट। उसके अलावा ये लोन पेयर तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है रेजोनेंस में। तो फिर हमारे लिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा यहाँ पर? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में हम लोग चेक करेंगे, दो तो पाई बॉन्ड है और ये लोन पेयर भी है। तो 2 पाई बॉन्ड है प्लस लोन पेयर है, +1 लोन पेयर है। ये हमारे लिए किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से हमारे लिए टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? देखो, 2 पाई बॉन्ड में होंगे तो टोटल तो 4 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड की वजह से हो गए, एक लोन पेयर में प्रेजेंट है, तो टोटल कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमको देखने को मिलेंगे। अब देखो, अब हम ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। यहां पर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट बातें करनी है यहां पर। एक होता है हमारे लिए लोन पेयर की बात कर रहे हैं हम लोग, लोन पेयर की। तो लोन पेयर एक तो होगा हमारे लिए लोकलाइज्ड। एक लोन पेयर होता है लोकलाइज्ड, और दूसरा जो लोन पेयर होता है वो होता है डीलोकलाइज्ड। कैसा होता है बेटा? डीलोकलाइज्ड। यहां पर हमें चेक करना है लोकलाइज्ड लोन पेयर और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर हम लोग कैसे पहचानेंगे। अगर वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है बेटा, अगर वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इफ लोन पेयर इज पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्जुगेशन, then then it is delocalized lone pair। delocalized lone pair। और अगर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है रेजोनेंस से, इफ लोन पेयर इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्जुगेशन, then it is localized lone pair। localized lone pair। फिर इसमें डिफरेंस क्या आता है? इसमें डिफरेंस ये बात होती है बेटा, ध्यान से देखना यहां पर क्या डिफरेंस आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
लोकलाइज्ड लोन पेयर में और डी लोकलाइज्ड लोन पेयर में क्या डिफरेंस होगा। जो हमारे पास लोकलाइज्ड लोन पेयर होते ना, जो भी हमारे पास लोकलाइज्ड लोन पेयर होंगे वो सारे के सारे किस में प्रेजेंट होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। वो किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। वो सारे के सारे किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर, जो लोकलाइज्ड होंगे। लेकिन जो डीलोकलाइज्ड वाले होंगे वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो पी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, पी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये वाली इंपॉर्टेंट बात है। अब हम तुम्हें कुछ क्वेश्चन देंगे, तुम्हें बताना है कि वो लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। ठीक है, अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे जिससे आपको पता लगाना है कि वो लोकलाइज्ड है या फिर डीलोकलाइज्ड है। इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हो, या फिर मैं पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, पीडीएफ आपको उस पर मिल जाएगी टेलीग्राम पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर ना मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, आपको पता लगाना है कि वो लोकलाइज्ड है। अच्छा, क्वेश्चन में देखो आपको पता लगाना है लोन पेयर के बारे में कि लोन पेयर लोकलाइज्ड है या फिर डीलोकलाइज्ड है। और नेक्स्ट इसी में आपको बताना है, ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हम यहां पर पूछ रहे हैं कि आपको बताना है यहां पर कि हमारे लिए इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, हाउ मैनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, क्वेश्चन ये है पहला वाला स्ट्रक्चर। करो, सॉल्व करो। हम्म, ये डिजाइन देखो, जैसे हमने बताया था ना कि हमें क्या चेक करना है, जब लोन पेयर डीलोकलाइज होगा तो वहां पर क्या होगा, कॉन्जुगेशन में वो पार्टिसिपेट कर रहा होगा, वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो जब वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो वो हमारे लिए कैसा हो जाएगा, डीलोकलाइज्ड। देखो अब कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं आंसर।
यहाँ पर देखो, अब हम इसको मूव कराने की कोशिश करते हैं इस वाले लोन पेयर को। इस वाले लोन पेयर को अगर हम मूव कराते तो हमने क्या बोला था कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड उसी एटम पे लोन पेयर होना चाहिए था। यहां पर तो कोई हमारे लिए डबल बॉन्ड है ही नहीं अटैचमेंट। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर भी जाएगा तो इसके आगे तो कॉन्जुगेशन फॉलो अप ही नहीं हो रहा है। तो यहां पर तो ये वाली कंडीशन फॉलो अप ही नहीं हो रही है। तो मतलब ये वाला लोन पेयर कैसा हो गया हमारे लिए, लोकलाइज्ड हो गया। मतलब ये बस नाइट्रोजन के ऊपर ही प्रेजेंट है, मूव ही नहीं कर रहा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में काउंट ही नहीं हो रहा है। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, सिर्फ यही वाली तो काउंट करेंगे। तो यानी कि यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इस वाले केस में देखो क्या होगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को अगर मैं यहां पर मूव कराता हूं तो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे शिफ्ट हो सकती है। यहां पर तो कॉन्जुगेशन है, तो यहां पर कॉन्जुगेशन है और ये कैसा है, डीलोकलाइज्ड है। दिस इज डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। तो यहां पर देखो ये पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, कॉन्जुगेशन में। तो इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को भी हमें काउंट करना पड़ेगा। तो टोटल मिला के कितने हो रहे हैं हमारे लिए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में भी हमारे लिए क्या है, ये इस साइड भी मूव कर सकता है, इस साइड भी मूव कर सकता है, दोनों तरफ कॉन्जुगेशन है। दोनों तरफ कॉन्जुगेशन है तो ये कैसा हो जाएगा, डीलोकलाइज्ड। और इसके अंदर कितने पाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वेरी गुड। अब देखो यहां पर क्या होगा हमारे लिए, ये वाला आगे मूव करेगा, ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, इस तरीके से मूव कर सकता है। इसमें भी डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये काउंट करके बताओ, यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें नजर आ रहे हैं। इस वाले केस में देखते हैं, अगर ये यहां पे मूव करेगा तो आगे तो फॉलो अप करने के लिए डबल बॉन्ड है ही नहीं। तो यहां पर तो ये कैसा हो गया, लोकलाइज्ड हो गया। दिस लोन पेयर इज लोकलाइज्ड। यहां पर तो कॉन्जुगेशन है ही नहीं, यहां पर जरूर है कॉन्जुगेशन। देखो यहां पर कॉन्जुगेशन है, यहां पर कॉन्जुगेशन है। तो यहां पे हमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहां पर, कितने होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस वाले केस में देखो, ए वाले में ये यहां मूव करेगा तो ये आगे मूव कर सकता है। तो यहां पर ए वाले केस में तो हमारे लिए कैसा हो जाएगा, डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होगा, क्योंकि अगर ये आगे मूव करेगा तो फिर देखो ये डबल बॉन्ड आगे मूव कर जाएगा। यहां पर तो कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर उसी एटम पे। तो यहां पर तो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। और ये हमारे लिए इसके अंदर देखो, अब यहां पर तो है ही नहीं, यहां पर तो है ही नहीं कोई कॉन्जुगेशन। तो ये तो कैसा हो गया, लोकलाइज्ड हो गया, ये लोकलाइज्ड हो गया। अब यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर ये डीलोकलाइज्ड वाला है तो यहां पर इसको भी काउंट करना पड़ेगा हमें। तो देखो दो तो ये लोन पेयर के हो जाएंगे, 2 पाई बॉन्ड के हो जाएंगे। तो टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। कितने आएंगे, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम लोग ना बात करने जा रहे हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टर्म है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो जैसे अगर हम लोग बात करें मीथेन मॉलिक्यूल की, बहुत बेसिक बेसिक फिर से देख लेते हैं। मीथेन मॉलिक्यूल, ये इस पूरा हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें कुछ पार्ट हमें यहाँ जीओसी में डिस्कस करना रहता है। ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ। जैसे CH4 मॉलिक्यूल है, मीथेन मॉलिक्यूल है, इसकी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो सेंट्रल एटम निकल के आता है वो कौन सा होता है, कार्बन। जो हमारे लिए सेंट्रल एटम होगा वो कौन सा होगा, कार्बन। और कार्बन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है, अगर कार्बन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बात करें तो 1s2 2s2 2p2 2। तो क्या होता है, यहां पर इतनी सफिशियंट एनर्जी होती है कि ये कार्बन ग्राउंड स्टेट से किस में चला जाए, एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। किस में चला जाए, एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाता है, 1s2 2s1
2p3। अब इसी वाली स्टेट में कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। अब यहां पर हम लोग चेक कर लेते कैसे हुआ ये वाला। तो यहां पर देखो, जैसे हमारे पास ये 2s है और ये 2p है यहां पर इस तरीके से, और यहां पर ये 2s है और ये 2p है। अब क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी? पहले ऊपर वाले में 2 भरने, 2s में 2 भरने, तो एक और फिर ये 2, फिर तीसरा और ये चौथा। अब यहां पर क्या है हमारे लिए, ये 2s और 2p की एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल है। यहां पर थोड़ा सा एनर्जी का गैप होगा, वो एनर्जी कहां से ले ली? उसने सराउंडिंग से ले ली, और वो सराउंडिंग से एनर्जी लेने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थे, अब ये क्या हो जाएंगे? अनपेयर्ड हो जाएंगे। ये वाला उछल के आगे 2p में चला जाएगा, एक्साइट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, मतलब अपनी 2s से मूव करके कहां चला गया? 2p में ट्रांजिशन हो गया। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा? इस तरीके से हमें डिजाइन देखने को मिलेगी, है ना भाई। अब हम लोग यहां पर डायरेक्टली तो बॉन्ड बना नहीं सकते, तो यहां पर हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? हाइब्रिडाइजेशन की। क्यों? अगर हम लोग यहां पर डायरेक्टली बॉन्ड बना देते हाइड्रोजन का, यहां पर अगर मैं हम लोग डायरेक्टली हाइड्रोजन को कनेक्ट कर देते, तो फिर क्या होगा? ये चारों के चारों बॉन्ड, मतलब ये 3 बॉन्ड तो एक जैसे होंगे, ये तो सेम टाइप के हो जाएंगे, लेकिन ये वाला कैसा हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट टाइप का बॉन्ड हो जाएगा। तो हमने क्या किया ना, हमें तो सेम टाइप के बॉन्ड बनाने थे, तो हमने एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बनाया जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर जब हम लोगों ने चेक किया तो ये सारे के सारे बॉन्ड इक्वल आ रहे थे और एक जैसे, मतलब अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखते तो हमें कैसी डिजाइन देखने को मिलनी चाहिए थी? इस तरीके से, मतलब एक बीच में कार्बन होता, एक एक्सेस पे एक हाइड्रोजन होता, दूसरी एक्सेस पे एक हाइड्रोजन होता, और तीसरी एक्सेस पे एक हाइड्रोजन होता, और एक हाइड्रोजन एस ऑर्बिटल के साथ में क्या कर रहा होता है भाई? बॉन्डिंग कर रहा होता है इस तरीके से, इस तरीके से बॉन्डिंग कर रहा होता। तो ऐसी डिजाइन तो हमें देखने को मिली नहीं। हमें कैसी डिजाइन देखने को मिली? कार्बन की टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखने को मिला। तो फिर यहां पे हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया कि ये जो इस तरीके से कार्बन की एक्साइटेड स्टेट थी, ये कार्बन की एक्साइटेड स्टेट थी, कौन सी थी एक्साइटेड स्टेट? 1s2, 2s1 एंड 2p3। अब इसमें क्या हुआ होगा, ये वाली ऑर्बिटल्स जो है ना हमारे लिए, जैसे कि 2s वाली ऑर्बिटल आउटर मोस्ट में, और 2p वाली ऑर्बिटल, 2s वाली और 2p वाली ऑर्बिटल्स, ये सारी क्या हुई होगी? अंडरगो हुई होंगी एक फिनोमेना जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन। इधर पे क्या हुआ होगा? इनका हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा, ये चारों के चारों ऑर्बिटल कंबाइन हो गई, और यहां पर क्या प्रोड्यूस किया इन्होंने? डीजेनरेट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का प्रोडक्शन किया। किसका प्रोडक्शन किया? डीजेनरेट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड डीजेनरेट? डीजेनरेट का मीनिंग होता है सेम एनर्जी। डीजेनरेट का मीनिंग क्या होता है? सेम एनर्जी। सेम एनर्जी वाली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का यहां पर प्रोडक्शन किया। अब यहां पर हमें याद कैसे रहेगा कि ये कौन सी? इन सारी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम भी सेम होता है। अब यहां पर एक एस ऑर्बिटल थी, एक px थी, एक py थी और एक pz थी, तो वो सारी की सारी ऑर्बिटल कंबाइन हुई है। तो यहां पर 4 नई ऑर्बिटल बनी, जितनी कंबाइन होने जाती हैं उतनी क्या होती है? नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाती हैं। तो इनका नाम क्या पड़ा? एक का नाम पड़ा sp3, दूसरे का भी नाम क्या पड़ा? sp3, तीसरे का भी नाम क्या पड़ा? sp3, और चौथे का भी नाम क्या पड़ा? sp3। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गई जो कि सेम एनर्जी की थी, और वो अपने आप, उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन्स भी है। देखो भाई, एक एक इलेक्ट्रॉन भी, अभी एक एक इलेक्ट्रॉन भी है। तो वो क्या करती है? अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगी कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो, है ना भाई। वो कैसे अरेंज करेंगे अपने आप को कि उनके अंदर क्या हो? मिनिमम रिपल्शन हो। तो ये वाली कंडीशन तो हमारे लिए फेल हो गई, इससे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो ये डीजेनरेट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रही हैं। अब इसके अंदर हमारे लिए क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए आएगा, यहां पर एक हाइड्रोजन कनेक्ट होगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, और यहां पर एक हाइड्रोजन। तो टोटल मिला के हमारे लिए 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे।
और वो 4 सिग्मा बॉन्ड से क्या बनेगा हमारे लिए, ये मीथेन का मॉलिक्यूल बनेगा। ये समझ में आई बात? वेरी गुड। अब यहां पर जो फिनोमेना हुआ था उसको क्या नाम दिया हमने, हाइब्रिडाइजेशन। ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं मेजरली, है ना भाई? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो केमिकल बॉन्डिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अब देखो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। हमें किसके बारे में बात करना है अब? जैसे फॉर एग्जांपल हाइब्रिडाइजेशन तो पढ़ लिया। अब देखो मैं एक बात बताता हूं, जैसे ये मॉलिक्यूल है हमारे लिए, एक तो ये वाला मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, अज्यूम करते हैं, और एक ये वाला मॉलिक्यूल ले लिया। इन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा? यहां पर हम नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करना चाहते हैं। यहां पर किसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करना चाहते हैं? नाइट्रोजन का। तो हाँ, तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा हमारे लिए? 1s2, 2s2, 2p3, 3, 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p3। अब इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में क्या होने वाला है, हम यहां पर चेक करते हैं। तो यहां पर ना ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। तो जिसकी वजह से ये हमारे लिए कैसा हो गया? लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड लोन पेयर। इस वाले केस में क्या हो रहा है, ये तो लोन पेयर अब पार्टिसिपेट करेगा ना रेजोनेंस में, ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है हमारे लिए? इट इज पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये कैसा हो गया हमारे लिए? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। तो मैंने क्या बताया था कि हमारे लिए जो लोकलाइज्ड लोन पेयर रहता है, क्या बताया था बेटा? जो लोकलाइज्ड लोन पेयर रहता है वो किसके वो हमारे लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। वो किसके अंदर प्रेजेंट होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होगा। लेकिन ये डीलोकलाइज वाला लोन पेयर किसके अंदर होगा? पी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होगा, पी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है भाई, पी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होगा, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। अब यहां पर क्या होगा हमारे लिए, हम लोग एक बार के लिए इसका देखते हैं कि कैसे हमारे लिए मिक्सिंग हो रही होगी। तो जैसे हमारे लिए 2s और 2p है, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या हुआ होगा, यहां पर नॉर्मली हमारे लिए जो मिक्सिंग हुई होगी उससे ये चारों की चारों ऑर्बिटल मिक्स हो गई होंगी और नई डीजेनरेट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी होगी। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद 4 नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी होंगी। ये 4 नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी है, इनके नाम क्या होंगे? sp3, sp3, sp3 और sp3। अब देखो, एक तो हमारे लिए पूरा का पूरा ग्रुप था इलेक्ट्रॉन का, मतलब पेयर था पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन का, तो वो तो पेयर एज इट इज पड़ा होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। किसके अंदर पड़ा हुआ है? हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर पड़ा हुआ। ये यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये वाला जो लोन पेयर है हमारे लिए किसके अंदर पड़ा हुआ है? sp3 ऑर्बिटल के अंदर। ये किसके अंदर पड़ा हुआ है बेटा? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने इसे ना किसके अंदर काउंट किया है? हाइब्रिडाइजेशन के अंदर काउंट किया है। लेकिन इस वाले लोन पेयर को हम हाइब्रिडाइजेशन के अंदर काउंट नहीं करते। इस वाले लोन पेयर को हम लोग, हाँ, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं अब यहां पर क्या क्या हुआ होगा हमारे लिए।
मैं बताता हूं एक तरीके से। देखो, जैसे हमारे पास ये 2s है और ये क्या है, 2p है। ये 2s है और ये क्या है, 2p। अब इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। तो यहां पर क्या होगा हमारे लिए, ये वाली तीन ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगी, इनमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हमारे लिए तीन नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी। कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रही हैं, तीन बनेंगी। और और फिर यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। अब एक बची रह गई हमारे लिए पी ऑर्बिटल। एक कौन सी ऑर्बिटल बची रह गई, पी ऑर्बिटल बची रहे। ये तो हमारे लिए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। और ये कौन सी ऑर्बिटल है बेटा, p। अब डिपेंड करता है ये p जो पाई बॉन्ड बना है ये किस सिमेट्री में बना है। फॉर एग्जांपल अगर ये pz ऑर्बिटल्स की सिमेट्री में बना है तो ये वाली कौन सी रही हो गई होगी, pz ऑर्बिटल। ये वाली कौन सी रही होगी, pz ऑर्बिटल। अगर ये पाई बॉन्ड हमारे लिए किस सिमेट्री में बना है, z एक्सिस की सिमेट्री में बना है, तो फिर हमारे लिए pz ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। और उसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भाई, ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा हमारे लिए, यहां पर क्या होगा, एक एक्साइटेशन का फिनोमेना देखने को मिलेगा। वो कैसा एक्साइटेशन का फिनोमेना देखने को मिलेगा, यहां से sp2 से pz में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेगा बेटा, यहां इस वाले का इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव कर जाएगा। तो यहां पर कैसी कंडीशन आएगी हमारे लिए, इस तरीके से ये sp2 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 और यहां पर क्या रहा होगा, pz ऑर्बिटल। ये pz ऑर्बिटल है। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गए होंगे, यहां पर तो अनपेयर्ड हो गए होंगे और दो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आ गए होंगे, पेयर्ड होने के बाद pz के अंदर आ गए होंगे। अब यहां पर क्या होगा हमारे लिए, ये तो तीन सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। ये तीन क्या बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड। एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन के साथ, तीसरा कार्बन के साथ। देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का दो तो हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है और एक कार्बन के साथ। तो ये एक तो सिग्मा बॉन्ड, ये तो हमारे लिए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और ये पीजेड जो बचा रह गया, अब ये किसके साथ इंटरेक्शन दिखाएगा हमारे लिए, ये हमारे लिए इंटरेक्शन दिखाएगा पाई बॉन्ड के साथ। ये किसके साथ इंटरेक्शन दिखाएगा, पाई बॉन्ड के साथ। तो ये वाला जो बचा रह गया हमारे लिए, दिस लोन पेयर इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। समझ में आई बात, तो ये हमारे लिए रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, अच्छा। अब मैं तुम्हें समराइज करता हूं, समराइज करके बताता हूं। देखो हम क्या बात कर रहे हैं, लोन पेयर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, लोन पेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर क्या खास बात है कि हमारे पास लोन पेयर दो तरीके के हो सकते हैं। एक कौन कौन सा, एक हो सकता है हमारे लिए लोन पेयर लोकलाइज्ड, और एक कैसा हो सकता है, डीलोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड और दूसरा कैसा हो सकता है, डीलोकलाइज्ड। एक लोकलाइज्ड हो सकता है और दूसरा डीलोकलाइज्ड हो सकता है। अब यहां पर क्या होगा हमारे लिए, अगर वो इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है, अगर वो इलेक्ट्रॉन कैसा है, लोकलाइज्ड है, तो फिर हमारे लिए वो sp3 ऑर्बिटल में पड़ा होगा। किसके अंदर पड़ा होगा, sp3 ऑर्बिटल में, या फिर हम क्या बोले, हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर पड़ा होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर पड़ा होगा। लेकिन अगर वो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है तो हम उसे क्या बोलेंगे, वो किसके अंदर पड़ा हुआ होगा, p ऑर्बिटल के अंदर। किसके अंदर पड़ा हुआ होगा, p ऑर्बिटल के अंदर। वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो वो किसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं बताता हूं कि अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें निकालना है,
तो हम लोग यही करते थे कि हम लोग क्या निकालते थे, स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर निकालते थे। और स्टेरिक नंबर में हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब यहां पर खास बात क्या आ गई कि लोन पेयर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि लोन पेयर कैसा है हमारे लिए, लोकलाइज्ड है या फिर डीलोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है या फिर डीलोकलाइज्ड है। अगर वो लोकलाइज्ड है तब तो आप उसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर लेंगे, है ना भाई। लोकलाइज्ड होगा तो हम उसे क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, काउंट इन स्टेरिक नंबर। लेकिन अगर वो डीलोकलाइज्ड है, डू नॉट काउंट इन स्टेरिक नंबर, डू नॉट काउंट इन स्टेरिक नंबर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात आ गई कि हम लोगों ने यहां पे क्या डिसाइड किया कि हमारे लिए लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा तो क्या होगा, लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होगा तो क्या होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग ये आगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उन पे उनके बारे में बताना, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन देता हूं, उससे पता करना। देखो क्वेश्चन देता हूं, यहां पर क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है भाई, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, ये साइक्लोपेंटेन है, उस पर अटैच्ड क्या है, NH2 ग्रुप है। दूसरा क्वेश्चन क्या गिवन है, इस तरीके से कुछ कंपाउंड गिवन है। और तीसरा कंपाउंड क्या गिवन है हमें, यहां पर हमें क्या क्या बताना है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, और क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा नाइट्रोजन एटम का, और क्या बताना है हमें, लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है, लोन पेयर लोकलाइज्ड है या फिर डीलोकलाइज्ड है, ये बताना है हमें। और क्या बताना है कि लोन पेयर की लोकेशन क्या होगी, लोकेशन ऑफ लोन पेयर। चलो अब चेक करते हैं। देखो यहां पर हमारे लिए क्या होगा, ये तो कॉन्जुगेशन तो है ही नहीं, यहां तो कुछ भी नहीं है, यहां पर तो पाई बॉन्ड भी नहीं है प्रेजेंट, तो फिर कॉन्जुगेशन क्या देखें हम, यहां पर होगा क्या, यहां पर तो है ही नहीं। तो यहां पर कितने होंगे, 0 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहां पर तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अब हाइब्रिडाइजेशन में ये वाला लोन पेयर कैसा हमारे लिए, लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड, ये वाला लोन पेयर लोकलाइज्ड, तो हम यहां पर क्या लिख लेते हैं, लोकलाइज्ड लोन पेयर है ये तो हमारे लिए। इसको तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करना पड़ेगा, तो टोटल हमारे लिए कितने, 3 तो सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो कितना आ जाएगा हमारे लिए, स्टेरिक नंबर 4 आएगा। स्टेरिक नंबर 4 के करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है हमारे लिए, sp3। अब ये sp3 लोब के अंदर ही तो प्रेजेंट होगा, तो फिर हमारे लिए लोन पेयर की लोकेशन क्या आ जाएगी, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये वाला लोन पेयर कहां पर प्रेजेंट मिला हमें, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। अब यहां पर चेक करने आते हैं, तो ये वाला लोन पेयर देखो, ये वाला लोन पेयर तो आगे रेजोनेंस कर सकता है, हाँ तो ये करेगा हमारे लिए। यहां पर कितने हो जाएंगे हमारे लिए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो इस वाले रेजोनेंस मतलब ये रेजोनेंस कर रहा है, तो हम इस लोन पेयर को तो काउंट कर नहीं सकते, या ये हमारे लिए कैसा हो गया, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर हो गया।
डीलोकलाइज्ड लोन पेयर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका स्टेरिक नंबर निकालेंगे, उसमें उसको काउंट ही नहीं करेंगे। तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया 3, उसके करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया हमारे लिए sp2, उसके करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp2। तो फिर ये अब बताओ, मैंने क्या बताया था कि हमारे लिए अगर डीलोकलाइज्ड है तो वो लोन पेयर किस में प्रेजेंट होगा, पी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो पी ऑर्बिटल लिख लेते हैं। अब इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है इस वाले क्वेश्चन पे, देखो इस वाले क्वेश्चन में ये लोन पेयर है, तो ये आगे मूव कर सकता है क्या, यहां पर अगर ये आगे मूव करेगा तो फिर हमारे लिए पाई बॉन्ड तो है ही नहीं, डबल बॉन्ड क्या, तो फिर यहां पर कितने हो जाएंगे हमारे लिए। अब देखो पाई बॉन्ड एक तो प्रेजेंट है जो नाइट्रोजन के साथ ही करेक्टेड है, लेकिन कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो फिर ये वाला लोन पेयर तो, यहां पर हमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला हमारे लिए लोकलाइज्ड है डीलोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है, और फिर तो ये लोकलाइज्ड है, हम इसको काउंट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, तो हमारे लिए स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा, स्टेरिक नंबर 3 आएगा। स्टेरिक नंबर कितना आएगा 3 आएगा, क्यों, देखो एक तो हमारे लिए ये सिग्मा बॉन्ड, और एक ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, और एक ये लोन पेयर जो कि लोकलाइज लोन पेयर है, तो टोटल स्टेरिक नंबर 3। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा sp2, और यहां पर हमारे लिए लोन पेयर किसके अंदर प्रेजेंट होगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होगा, किसके अंदर प्रेजेंट होगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। वेरी गुड, अब आगे बढ़े, डाउट है तो अभी पूछ लो, चमक क्या, ठीक है चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, सेम टू सेम कहानी ऑक्सीजन के साथ भी होगी, बिल्कुल सेम टू सेम कहानी किसके साथ होगी, ऑक्सीजन के साथ होगी, ठीक है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पर क्या क्या बात इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं, जैसे हम लोग बात करते हैं एरोमेटिसिटी की, एरोमेटिसिटी, ये एरोमेटिसिटी क्या होता है हमारे लिए, एरोमेटिसिटी जब भी हमें पता लगानी हो तो मैं आपको बता देता हूँ क्या चेक करना पड़ेगा। एरोमेटिसिटी के लिए 4 चीजें चेक करनी होती है हमें, क्या क्या चेक करना होगा, देखो अभी बहुत बेसिक में बता रहा हूं। एरोमेटिसिटी के लिए हमें कितनी चीजें चेक करनी है, 4 चीजें चेक करनी है हमेशा। एरोमेटिसिटी की कंडीशंस की बात करते हैं, वो कंडीशन नंबर 1 होती है कि हमारे लिए जो भी मॉलिक्यूल गिवन हो वो कैसा हो हमारे लिए, साइक्लिक हो। दूसरी कंडीशन जो होती है हमारे लिए, उसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो। और तीसरी जो कंडीशन होगी हमारे लिए वो होता है कि मॉलिक्यूल कैसा हो, प्लेनर हो, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। एंड द फोर्थ कंडीशन इज हकल रूल, हकल रूल, व्हाट इज हकल रूल, हकल रूल हमको कहता है कि हमारे पास स्टेबल जो एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं ना, एरोमेटिक जो कंपाउंड होंगे उनके अंदर फिक्स नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होते, कितने होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं हमेशा 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहां पर हम लोग n की वैल्यू कुछ भी भर सकते हैं, यहां पर n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, डैश डैश। तो अगर हम 0 पुट करते हैं तो कितने 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी बन सकता है, और अगर हम 1 पुट करते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और अगर हम लोग 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इस तरीके से हमारे लिए ये वाले कंपाउंड्स क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। अब खास बात क्या होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स की, कि एरोमेटिक कंपाउंड्स ना स्टेबल होते हैं। तो जैसे हमारे लिए नॉर्मल कंपाउंड्स होते हैं, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं,
नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स से भी ज्यादा स्टेबल कौन से होते हैं हमारे लिए, से भी ज्यादा स्टेबल कौन से होंगे हमारे लिए? एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। और सब नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से ज्यादा अनस्टेबल कौन से होते? एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब साइक्लिक हो भी देखो, एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमारे लिए ये चारों की चारों कंडीशन फॉलो अप होनी चाहिए। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी हम लोग एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो उससे आइडिया आएगा। यहां पर जो मैंने ऑर्डर लिखा है ना बेटा, ये वाला ऑर्डर हमारे लिए किसका गिवन है? ये हमारे लिए एनर्जी का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? एनर्जी का। हाँ, मतलब एंटी एरोमेटिक की एनर्जी हाई होगी, तो वो कैसे हो जाएंगे हमारे लिए? अनस्टेबल कंपाउंड है। हाँ, अगर हम ये यहां पर साइन चेंज कर देते तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। अगर हम यहां पर साइन चेंज कर देंगे तो हमारे लिए एनर्जी और स्टेबिलिटी इनवर्सली रिलेट करती, ये वाली बात याद रखेंगे। एनर्जी और स्टेबिलिटी इनवर्सली रिलेट करते हैं यहां पर, एनर्जी और स्टेबिलिटी इनवर्सली रिलेट करेंगे। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो कौन सा रूल फॉलो करते हैं? हकल रूल। हकल रूल क्या होता है हमारे लिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से हमारे लिए कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो एंटी एरोमेटिक होते हैं। वो एंटी एरोमेटिक के लिए कौन सी कंडीशन होती है वो भी बता देता हूं यहीं पर ही। यहीं पर देख लो एंटी एरोमेटिक की कंडीशन। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होंगे हमारे लिए वो फॉलो करते हैं ये वाला रूल। कौन सा रूल? 4n पाई इलेक्ट्रॉन। वो कौन सा रूल फॉलो करेंगे? 4n पाई इलेक्ट्रॉन। यहां पर n की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं हम लोग? 1 2 3, कुछ भी। n की वैल्यू 1 2 3, कुछ भी। ठीक है भाई। तो ये हमारे लिए कैसे हो जाएंगे? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम लोग, कुछ कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं एरोमेटिसिटी में। जैसे मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक कंपाउंड में लेता हूं जो कि ये है, ठीक है। तो इस वाले कंपाउंड की बात कर लेते हैं कि हमारे लिए ये एरोमेटिक होगा या फिर नॉन एरोमेटिक होगा या फिर एंटी एरोमेटिक होगा। तो इस वाले कंपाउंड में हम लोग चेक करने जाते हैं तो हमें वही कंडीशन ध्यान देनी है। कौन कौन सी कंडीशन? कि सबसे पहले हमारा मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? साइक्लिक। तो क्या ये साइक्लिक है? नहीं है, ये नॉन नॉन साइक्लिक कंपाउंड है, नॉन साइक्लिक है। तो ये तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। अब देखो, मैं ये वाला कंपाउंड लेता हूं। यहां पर मैंने क्या बोला कि हमारे लिए साइक्लिक तो हो गया, दिस वन इज साइक्लिक, ठीक है। नेक्स्ट हमने पूछा था कि हम इसमें एरोमेटिसिटी में क्या चेक करना है? कॉन्जुगेशन। तो इसके अंदर कॉन्जुगेशन, इसके अंदर रेजोनेंस ही नहीं है तो इसके अंदर कॉन्जुगेशन तो है ही नहीं, कॉन्जुगेशन तो है ही नहीं। तो कॉन्जुगेशन नहीं मिला तो ये वाला कंपाउंड कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक। कॉन्जुगेशन वही होता है जो कल मैंने सिखाया था आपको, कल वाली क्लास में, कि हमारे लिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एक रेडिकल, या फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, या फिर हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं? लोन पेयर। इस तरीके से हम लोगों ने डिसाइड किया था। या फिर क्या होगा? लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे लिए क्या होता है? कॉन्जुगेशन। तो इधर पे तो डबल बॉन्ड ही नहीं है। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड ही नहीं है तो फिर यहाँ पे तो कॉन्जुगेशन है ही नहीं। ये वाला कंपाउंड कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहां पर एक और क्वेश्चन देता हूं मैं।
उसको भी चेक करते हैं, थर्ड वाला, ये वाला देखते हैं। जैसे यहां पर क्या गिवन है हमें, ये वाला। अब हम यहां पर चेक करने आते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि हमारे लिए इसमें ये वाला कंपाउंड साइक्लिक है और इसके अंदर कॉन्जुगेशन भी है। लेकिन कॉन्जुगेशन की भी बात है कि कॉन्जुगेशन कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो यहां पर जब हम लोगों ने चेक किया तो इसके अंदर कॉन्जुगेशन बस यहां तक ही लिमिटेड है। कहां तक, देखो इन वाले कार्बन एटम्स तक ही लिमिटेड है। इधर पे होगा कॉन्जुगेशन, ये वाले कार्बन एटम्स तक ही लिमिटेड है। ये दोनों कार्बन एटम छूट गए तो कॉन्जुगेशन पूरा कंप्लीट साइकिल में होना चाहिए। कॉन्जुगेशन शुड बी प्रेजेंट इन कंप्लीट साइकिल। तो यहां पर तो ये वाली कंडीशन भी क्या है, कॉन्जुगेशन है तो प्रेजेंट, लेकिन कैसा है, पार्शियल कॉन्जुगेशन है। पार्शियल कॉन्जुगेशन है मतलब हाफ कॉन्जुगेशन है। तो ऐसे कंपाउंड्स भी हमारे लिए क्या हो जाएंगे, नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे। और एक बात और चेक कर सकते हैं हम कि अगर हम ये वाले जो कार्बन एटम्स हैं, ये वाले जो कार्बन एटम्स हैं, तो इन वाले कार्बन एटम्स का अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते हैं तो वो कितना आएगा हमारे लिए, sp3। और सेम टू सेम इनका भी कितना आएगा, sp3। तो ये वाले एटम्स ना प्लेन छोड़ के भाग रहे होंगे, क्योंकि sp3 पे ज्योमेट्री कैसी होती है हमारे लिए, टेट्राहीड्रल। तो टेट्राहीड्रल में प्लेन में तो वो लाई कर ही नहीं सकता एटम, तो फिर वो हमारे लिए प्लेनर भी नहीं है। यहां पे ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, इसलिए ये वाला कंपाउंड कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक। कॉन्जुगेशन भी नहीं था, कॉन्जुगेशन कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं था, पार्शियल कॉन्जुगेशन था, है ना भाई, कंप्लीट कॉन्जुगेशन तो था नहीं। कंप्लीट कॉन्जुगेशन तो था नहीं, पार्शियल कॉन्जुगेशन था बस। और प्लेनर तो है ही नहीं मॉलिक्यूल, तो ये हमारे लिए कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये वाले एटम्स तो जरूर एक प्लेन में लाई कर रहे होंगे, ये वाले एटम्स एक प्लेन में लाई कर रहे होंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर sp2 है, यहां पर sp2 है हाइब्रिडाइजेशन, और यहां पर भी कितना है, sp2, और यहां पर भी कितना है, sp2। तो ये सारे के सारे एक प्लेन में लाई कर रहे होंगे, बट ये वाले दोनों एटम एक प्लेन में लाई नहीं कर रहे होंगे, तो जिसकी वजह से कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया और ये हमारे लिए मॉलिक्यूल प्लेनर भी नहीं रहा। तो मॉलिक्यूल हमारे लिए प्लेनर भी नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा यहां पर, ये नॉन एरोमेटिक की कंडीशन में आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाला देखते हैं, इस वाले मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, इस वाले मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हम चेक करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है। मॉलिक्यूल, इसके अंदर कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, और वो भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, पूरी साइकिल के अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है या कहीं पे। और प्लेनर भी है ये मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो प्लेनर है। और रही बात 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स की, तो हम चेक कर लेते हैं 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो टोटल हम लोग यहां पर जब चेक करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसको फॉलो कर रहा है, ये 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को। यानी कि अगर हम इसमें n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारे लिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इसका मतलब यहां पर क्या फॉलो हो रहा है, हकल्स रूल भी फॉलो हो रहा है। क्या फॉलो हो रहा है, हकल रूल भी फॉलो हो रहा है। यहां पर हकल रूल भी क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो यहां पर हकल रूल भी फॉलो हो रहा है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनर भी है। तो ये वाला मॉलिक्यूल हमारे लिए कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। ये वाला मॉलिक्यूल कैसा निकल के आएगा, एरोमेटिक। दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। ठीक है भाई, ये वाला मॉलिक्यूल कैसा हो गया हमारे लिए, एरोमेटिक। अब देखो, अब मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको पता लगाना पड़ेगा कि वो हमारे लिए एरोमेटिक कंपाउंड है या फिर नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, यही सारी कंडीशन चेक करनी है। प्लेनारिटी कब हो सकती है,
प्लेनैरिटी कब हो सकती है ये देख लो। प्लेनैरिटी के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि वहां पर सारे के सारे एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन या तो sp आए या फिर sp2 आए। ये दोनों कंडीशन की केस में हमारे लिए प्लेनैरिटी देखने को मिलेगी। बाकी हमारे लिए प्लेनैरिटी लूज हो जाएगी जब कितना हो जाएगा, नॉन प्लेनर कब हो जाता है, अदर देन दिस हो। नॉन प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन बाकी सारे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल sp3 या फिर sp3d एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे हमारे लिए नॉन प्लेनर हो जाएंगे। तो साइक्लिक तीन चार चीजें हमको चेक करनी है हमेशा जब भी हम बात करें। तो साइक्लिक हो मॉलिक्यूल, और फिर क्या हो, कॉन्जुगेशन हो, और फिर क्या हो मॉलिक्यूल, प्लेनर हो, और फॉलो करता हो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को। और एक कंडीशन हो सकती है कि मॉलिक्यूल साइक्लिक हो, उसके अंदर कॉन्जुगेशन हो, और उसके अंदर प्लेनारिटी भी हो, और वो फॉलो करता हो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहां पर हमें क्या बात देखने को मिलेगी, ये वाले कंपाउंड और ये वाले कंपाउंड में कि ये वाले कंपाउंड तो हो जाएंगे हमारे लिए एरोमेटिक। कौन से वाले, जो फॉलो करते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को, ये वाले कैसे हो जाएंगे, एरोमेटिक। और ये वाले कैसे हो जाते हैं हमारे लिए, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है भाई। अब यहां पर हमें जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो कौन सी है, कि ये वाली, कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब एंटी एरोमेटिक। और एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी याद रखना है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताऊं, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर, पीछे हमने एनर्जी का ऑर्डर लिखा था, यहां पर हम लोग स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख सकते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे अगर हम लोग स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखते हैं। स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसा हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और फिर नॉन एरोमेटिक वाले, और सबसे लास्ट में कौन से होते हैं, एंटी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है भाई, ये वाली बात आई समझ में, कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो हमारे लिए एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना है, एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है।
देखो मैं बता देता हूं एक बात, कि हमारे लिए जो पॉजिटिव चार्ज हो ना कार्बन के ऊपर, या फिर नेगेटिव चार्ज हो, उनको प्लेनर ही ट्रीट कर लेना। इनको कैसा ट्रीट कर लेना? प्लेनर। इनको प्लेनर ही ट्रीट कर लेना। हाँ, पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, दोनों को ही प्लेनर ट्रीट कर लेना। फिर सॉल्व करो। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। कुछ क्वेश्चंस अभी सॉल्व कर लेंगे, बाकी क्वेश्चंस उसमें नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है हमारे लिए, ये हमारे लिए पहली बात साइक्लिक है, ठीक है। दूसरी बात यहां पर कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन भी है। तो यहां पर साइक्लिक भी है, और फिर हमारे लिए कॉन्जुगेशन भी, यहां पर साइक्लिक भी है और फिर क्या है, यहां पर कॉन्जुगेशन भी है, और ये प्लेनर भी है। और यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा ये वाला कंपाउंड? कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, यहां पर क्या होगा? साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, और फिर क्या है यहां पर? प्लेनर भी है। दिस इज ऑल्सो प्लेनर। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैंने आपको बताया था कि जब एन की वैल्यू 1 होगी तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स भी हम लोग काउंट करेंगे, और फिर ये देखो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट करेंगे। तो नेगेटिव चार्ज पे 2 इलेक्ट्रॉन, और ये पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल मिला के 4 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने कि ये हमारे लिए क्या हो जाएगा फिर? एंटी एरोमेटिक। दिस वन इज एंटी एरोमेटिक। सिमिलरली अगर हम लोग ये वाला चेक करने जाएं, तो यहां पर क्या होगा हमारे लिए? नेक्स्ट वाला चेक करोगे तो ये साइक्लिक भी है, इसके अंदर कॉन्जुगेशन भी है, और ये प्लेनर भी है, और इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट वन चेक करते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या होगा हमारे लिए? यहां पर साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर भी है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो फिर हमारे लिए ये वाला कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो एरोमेटिक। अब नेक्स्ट वाला चेक करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला चेक करने आए तो ये साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, उसके बाद प्लेनर भी है, इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो एंटी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की कंडीशन से फुलफिल कर रहा है, तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे? एंटी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, यहां पर क्या होगा जब आप चेक करोगे तो कितने आ जाएगा? साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनर भी है, लेकिन 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसा आ जाएगा हमारे लिए? एरोमेटिक। इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके अंदर कितने थे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर कितने आएंगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये इसके अंदर वही साइक्लिक, कॉन्जुगेशन, प्लेनर तो है ही है ऑलरेडी, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो फिर ये वाला कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। इस वाले कंपाउंड, ये खास बात है, ये देखो इस वाले कंपाउंड को हम लोग नाम देते हैं बेंजाइन। क्या नाम देते हैं? बेंजाइन। बेंजाइन भी एरोमेटिक होता है, ये तो याद ही कर लो, एरोमेटिक ही होता है ये, ठीक है। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो एरोमेटिक, ठीक है भाई। यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है? नहीं, यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने यहां पर दिखाए हैं, ये एक्चुअली में हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स पड़ा होता है। मैं आपको यहां पर साइड में बताता हूं।
जैसे कि इस तरीके से ये बेंजीन होता है जैसा, बिल्कुल वैसे ही रहता है, बस एक लोब के अंदर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ रहता है, एक लोब के अंदर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ रहता है। तो हम लोग इसी को बॉन्ड की तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसी को बेंजाइन बोलते हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और ये भी हमारे लिए कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। यहां पर हमारे लिए 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और ये हमारे लिए कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। यहां पर जब हम लोग चेक करेंगे तो यहां पर तो प्लेनारिटी लूज हो गई, ये वाला कैसा आ गया हमारे लिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ गया। तो फिर ये हमारे लिए कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ये हमारे लिए कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक, है ना भाई। ये वाला कैसा हो गया हमारे लिए, नॉन एरोमेटिक। क्यों हो गया नॉन एरोमेटिक, यहां पर खास बात क्या है कि यहां पर हमारे लिए साइक्लिक था, ठीक है, कॉन्जुगेशन भी था, वो भी बात ठीक है, लेकिन ये प्लेनर नहीं था, नॉन प्लेनर है ये, नॉन प्लेनर है। क्यों नॉन प्लेनर क्यों है, क्योंकि यहां पर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ गया, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, नॉन एरोमेटिक। इसको चेक करते हैं, ये साइक्लिक है और इसके अंदर कॉन्जुगेशन भी है, और इसके अंदर प्लेनारिटी भी है, क्यों, लेकिन और इसके अंदर कितने 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक। क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और फिर जैसे ही हम इसे एंटी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत, गलत आंसर हो जाएगा। तो हमें इसे एंटी एरोमेटिक ना बोल के क्या बोलना पड़ता है, नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे हम इसे, नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब यहां पर बात क्या याद रखनी है कि जब भी हमारे पास कार्बन, कार्बन कितने से ज्यादा हो जाए बेटा, कार्बन कितने से ज्यादा हो जाए, जब भी हमारे पास कार्बन कितने से ज्यादा हो जाए, इस मॉलिक्यूल को हम पीछे ड्रॉ करते हैं, यहां पर मैं बताता हूं कि हमारे पास साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन, इस तरीके से हमारे लिए मॉलिक्यूल था, ठीक है भाई। इस वाले कंपाउंड में क्या बात हुई कि हमारे पास ये साइक्लिक तो था, इसके अंदर कॉन्जुगेशन भी था, और ये हमारे लिए प्लेनर भी था, और हम लोगों ने क्या बोला कि ये हमारे लिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि यहां पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, और हमारे लिए एंटी एरोमेटिक को फॉलो कर रहा है। लेकिन हमने जब आंसर देखा तो आंसर हमारा क्या आ रहा था, एंटी एरोमेटिक। तो ये निकला कैसा, नॉन एरोमेटिक, ये आया कैसा, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक होने का रीजन क्या था कि हम जो प्लेनर समझ रहे थे इस मॉलिक्यूल को, वो कैसा हो गया, वो गलत बात है, वो नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर कैसे हुआ, क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। उनसे ज्यादा स्टेबल तो कौन से होते हैं, उनसे ज्यादा स्टेबल होते हैं नॉन एरोमेटिक वाले कंपाउंड्स, है ना। स्टेबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, और फिर एंटी एरोमेटिक, ये वाला स्टेटमेंट बताया था। तो अब ये वाला कैसा निकल के आ रहा है, नॉन एंटी एरोमेटिक निकल के आ रहा है जब हम लोगों ने इसे कैलकुलेट किया। तो फिर ये क्या करता है, एंटी एरोमेटिक तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, तो ये ऐसी कोशिश करेगा कि नॉन एरोमेटिक में चेंज हो जाए, तो फिर ये अपनी प्लेनारिटी को लूज कर देता है। तो जब भी हमारे पास कार्बन 8 से ज्यादा हो, कितने से ज्यादा हो, 8 या फिर 8 से ज्यादा हो, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 8 है और मोर देन 8 है, तो अगर आपके पास
क्या आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी, अगर आपने मॉलिक्यूल को सॉल्व किया और वो कैसा आ रहा है, एंटी एरोमेटिक, तो आप उसे एंटी एरोमेटिक ना बोल के क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। उसे क्या बोल देंगे हम लोग, नॉन एरोमेटिक। उसे क्या बोल देंगे, नॉन एरोमेटिक। तो ये नॉन एरोमेटिक में चेंज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये 8 कार्बन की रिंग तो बड़ी हो जाएगी, तो फ्लेक्सिबल रहती है, तो मूव कर जाती है, अपने प्लेन छोड़ के जा सकती है। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग बाथ टब लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। कैसा स्ट्रक्चर बोलते हैं, बाथ टब लाइक स्ट्रक्चर। बाथ टब लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये इस तरीके से दिखाई देगा। इस तरीके से मॉलिक्यूल अपना प्लेन छोड़ देगा। रीजन क्यों है, क्योंकि अगर वो एंटी एरोमेटिक बन गया तो फिर वो हमारे लिए ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, तो वो नॉन एरोमेटिक बनना पसंद कर लेगा, तो अपने एटम्स को वो शिफ्ट कर लेगा। तो बस एक बात याद रखनी है कि हमारे लिए जब भी कार्बन एटम 8 या 8 से ज्यादा हो, तो आप एंटी एरोमेटिक की जगह क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। बस ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हमारे लिए कार्बन एटम 8 या 8 से ज्यादा हो रहे हो, तो आप एंटी एरोमेटिक की जगह क्या बोल देंगे उसे, नॉन एरोमेटिक। ठीक है भाई। कोई एरोमेटिक के केस में देखो बेटा, जब भी कभी 8 या 8 से ज्यादा हो रहे हो और एरोमेटिक है कंपाउंड, तो हम उसे एरोमेटिक ही बोलेंगे। बस एंटी एरोमेटिक के केस में ही हमारे पास 8 या 8 से ज्यादा कार्बन एटम हो, तभी हम उसे क्या बोल देंगे, नॉन एरोमेटिक। फिर से पूछो डाउट अपना। हाँ, तो एरोमेटिक में ये कंडीशन नहीं रहती, एरोमेटिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो फिर वहां पर ये वाली कंडीशन आ ही नहीं सकती, है ना भाई, कि उनको मतलब और ज्यादा और कैसे स्टेबलाइज होंगे, एरोमेटिसिटी गेन कर ली मतलब मॉलिक्यूल तो बहुत ही खुश है। ये बात हमें याद रखनी है। लेकिन एंटी एरोमेटिक मतलब बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो गया, और नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा थे, तो रिंग क्या होगी, फ्लेक्सिबल होगी, अपने आप को मूव करेगी इस तरीके से कि एंटी एरोमेटिसिटी हट जाए, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, वो प्लेनैरिटी को ही लूज कर देगा। यहां पर क्या बात याद रखनी है, ये हम प्लेनर सोच रहे थे, ये प्लेनर नहीं निकला, ये कैसा है, नॉन प्लेनर है। ठीक है भाई, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक हो रहा था, तो फिर हमने चेक किया 8 कार्बन है, तो हमने से क्या बोला, नॉन प्लेनर। ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हैप्पी लर्निंग टू ऑल। बाय।